नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो आखिर फिजिकल गोल्ड जो हम लोग अपने यहाँ खास करके इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक उसको घर में खरीद के रखते हैं, पहनने में यूज करते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली भी होता है। और तो दूसरी तरफ यदि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं तो लोग लोग उस पर भी काफ़ी फोकस करते हैं कि जो खास करके आभूषण होती है वो पहनने की कम, दिखावा कम और साथ में इन्वेस्टमेंट का जो है मोटिव थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। और साथ में जो ईएफटी सॉरी जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जिसको हम ईटीएफ भी कहते हैं, जो कंपनी ऐसी होती है जो मान लेते हैं जो गोल्ड अपने पास कैरी नहीं कर सकते, गोल्ड में डायरेक्टली अपने यहाँ स्टोर करके नहीं रख सकते, वो आजकल मार्केट की एक पॉलिसी है जहाँ पे आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो वैल्यूशंस हैं उसका नियर अबाउट द सेम रहता है। लेकिन उसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज की लर्निंग में, जो कंपेयर करते हुए जो आखिर जो गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, वो कितना सेफ है, वो कितना परसेंटेज ऑफ रिस्क के साथ परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्रिएट करती है। तो दूसरी तरफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या फिर जो बॉन्ड्स आती है, कई कई बार तो सरकार अलग अलग तरह के सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करती है, तो उसमें भी एक झलक देखा जा सकता है। लेकिन अभी हम इन्वेस्टमेंट की पर्पस से बात कर रहे हैं, जो कि जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो हमारे जो वैल्यूशंस हैं इस चीज़ का, वो वैल्यूशन कम से कम महंगाई की दर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, और धीरे धीरे होता भी है कई बार। तो आइए एक झलक देखते हैं। जो काफ़ी सारे जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसको हमने एक लिस्ट आउट क्रिएट किया, और लिस्ट आउट के बेसिस पे देखा कि काफ़ी सारे फंड हैं मार्केट में, जिसमें कि जो हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तौर पे जो सबसे बेटर जो रिटर्न अभी तक क्रिएट कर रखी है, उसमें एल आई सी म्यूचुअल फंड की गोल्ड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, या फिर यूटीआई की बात किया जाए, या फिर काफ़ी सारी कंपनी है, चाहे वो एच डी एफ सी का हो। तो ये जो कंपनियां हैं जो एसेट्स मैनेजमेंट का काम करती है, वो एक एक्सचेंज ट्रेड फंड भी चलाती है, जहाँ पे जो है निवेशक यदि गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, गोल्ड डायरेक्ट नहीं खरीद पाते, तो छोटा छोटा यूनिट ले लेते हैं पर ग्राम के हिसाब से। क्योंकि पर ग्राम के हिसाब से सोचिए आप लेंगे कितना छोटा सा मिलेगा, नाखून से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, लेकिन आप उसको रखने संभालने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी सारी चिंताएं होती है आखिर चोरी को लेकर के, किसी की छीना झपटी को लेकर के। लेकिन चलिए, तो इसके एक विपरीत में चीज़ें आई, जो इसके जहाँ पे आप एक एक पर ग्राम के हिसाब से एक आप गोल्ड, चाहे वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हों या फिर जो यूनिट्स हैं जो एक्सचेंज ट्रेड फंड में बिकती है, उसमें देखा जाता है। आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या रहे कि आप एक वो छोटी सी गोल्ड के लिए आप उसका चाहे आभूषण के तौर पे आप रखना चाहते हैं तो काफ़ी बेटर है। लेकिन उसमें दिक्कतों का सामना ये करना पड़ता है कि जो खासकर जिसको हम लोग कहते हैं कि चोरी, चकारी, और जिसको छीना झपटी कहते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है कई बार, जिसको हम रॉबरी कहते हैं, जिसको डकैती कहते हैं। ये सब चीज़ शामिल कर देता है, इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तभी तो जब कैरी करना मुश्किल है, तभी तो एक तरफ लोग उसी गोल्ड को लेने के लिए लोन लेते हैं और अपनी कमाई लगाते हैं, और दूसरी तरफ उसी गोल्ड में जो आभूषण हैं जिसको हम कहते हैं एक ज्वेलरी के तौर पे, उसको दोबारा हम बैंक में दे करके लोन भी ले लेते हैं। तभी तो चीज़ें रोटेट करती है। तो फिलहाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड में वैल्यूशन के दृष्टिकोण से कैसा रहा है, और जो एक्सचेंज ट्रेड फंड है उसकी वैल्यूशन के दृष्टिकोण से क्या है। हमने कुछ लिस्ट आउट लिया जहाँ पे हमने आज ये जानने की कोशिश किया कि टॉप मोस्ट जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं गोल्ड को लेकर के, वो कौन कौन सी है। तो हमने देखा कि एल आई सी है, चाहे यूटीआई की बात किया जाए, एच डी एफ सी की गोल्ड ई एफ टी है। इसके अलावा देखा जाए तो काफ़ी सारे मैंने लिस्ट आउट किया, तो इन्वेस्को का है, कोटक का है, एक्सिस का, आई डी बी आई का, सभी जितने भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं जो मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आती है, उनकी काफ़ी सारे हैं। लेकिन यदि टॉप मोस्ट की बात किया जाए
जिन्होंने लास्ट 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसमें देखा गया कि एलआईसी का नाम शामिल करता है, लेकिन जिसका परसेंटेज कितना रहा, ऑलमोस्ट करीब 18% लास्ट 3 साल में रहा है। तो हम इस जो गोल्ड की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है, गोल्ड का परसेंटेज ऑफ जो गेन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। डिमांड लगातार बढ़ती जाती है गोल्ड को लेकर के। क्या गोल्ड को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो हमने एक डेटाबेस निकाला कि हमें एक चाहिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम है। तो खास करके दो अलग अलग पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक 2014 के बाद की सिचुएशंस, एक 2019 के बाद की सिचुएशन या 20 के बाद की सिचुएशन की बात करें, तो 2014 के आसपास की बात करूं तो शायद जो इनका रेट हुआ करता था गोल्ड का, नियरली मुझे याद आ रही है कि शायद 2014-15 में इसका रेट जो था करीब करीब कह सकते हैं कि 30,000 के आसपास हुआ होगा। शायद 30,000 से भी कम था, शायद 22,000 के आसपास की रेट थी 2014 के आसपास की बात करूं तो। और वही 2019 में जो गोल्ड की प्राइस हुई, वो बढ़ के यदि देखा जाए तो 2019 में पहुंच के करीब 40,000 के आसपास, नियरली 40 के आसपास, कई बार 40 ऊपर भी, बार नीचे। और वही गोल्ड का रेट आजकल करीब करीब 1 लाख के आसपास पहुंचा है, पर 10 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से आप 1 ग्राम का कॉस्ट देख सकते हैं, करीब करीब 9,000 के आसपास, 10,000, 10,000 के आसपास बन जाती है। तो ये एक जबकि यदि आप इनकी एफटी की तरफ, ईटीएफ की तरफ देखा जाए, तो जो टॉप मोस्ट जो ईटीएफ थी, उसकी हमने देखा परसेंटेज ऑफ गेन। तो जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम में इनका गेन रहा पिछले लास्ट 10 सालों की यदि बात करें, तो करीब 55% की वृद्धि देखी गई है। जो पहले यदि आप टाइम फ्रेम पिछले 5 साल की ब्रेक करके देखा जाए, तो पहले इसकी प्राइस जो थी, करीब करीब एलआईसी की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ की, उस टाइम पर इसकी प्राइस जो थी नियरली करीब 53, अर्थात 5,053 के आसपास हुआ करता था पर ग्राम के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। वो आजकल करीब करीब कह सकते हैं कि जंप करके 60% हाइक हुआ है। और मार्केट में दिन ब दिन जो गोल्ड की कीमत थी, भले ही मार्केट में एक मंदी आ जाए, मार्केट में बहुत बड़ी भूचाल आ जाए, मार्केट बहुत बड़ा जंप कर जाए, लेकिन गोल्ड की प्राइस में, गोल्ड सिल्वर की प्राइस में बहुत बड़ा क्राइसिस आया ही नहीं। क्योंकि इनकी डिमांड इंडिया से लेकर के, चाहे हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल लेवल मार्केट, इंडिया में लोग दो तरह से इसको अवलोकन करते हैं। एक तो जो खास करके पहनावे के तौर पे रखते हैं, जो लग्जरी, जो अलग अलग डिज़ाइनर्स के तौर पे आती है, जो आभूषण जिसको हम लोग कहते हैं, ज्वेलरी जिसको कहते हैं, वो एक फैशन के तौर पे रखते हैं, फैशन के अंदर आती है। दूसरी तरफ वो फैशन की कॉस्टली चीज़ें एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी रहती है, क्योंकि वहाँ का उनका वैल्यू दिन बाय दिन बढ़ती जाती है। तो ये एक छोटा सा पहल था, हमने इसको समझने की कोशिश किया आखिर दोनों में रिस्क फैक्टर क्या है और दोनों में बेनिफिट क्या। यदि कंपेयर किया जाए गोल्ड को, तो गोल्ड को आप एक तरह से तुरंत में लिक्विडेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको मार्केट जानी पड़ेगी। आपको उसके लिए जब आप गोल्ड बनवाते हैं, एक खरीदना अलग बात हो गया, एक बनवानी अलग बात होगी, तो उसमें मेकिंग चार्ज, फलाना ठिकाना, अलग अलग चार्ज भी कलेक्ट करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी बढ़ जाती है। जब आप बेचने जाएंगे तो आपको उस रेट के मुताबिक कुछ कॉस्टिंग में कमी आ जाती है, उसमें कोई डिप्रेशन, जो आप इसको यूज करेंगे तो उसकी जो वेट है उसमें कमी भी आ जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है। तो ये जो ईटीएफ हैं, ईटीएफ में ये सिचुएशंस नहीं होती। ईटीएफ में आपने जब चाहे तब, ओपन मार्केट के दौरान की बात करूं तो आप उसको खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, ये सारी सिचुएशंस मिलती है। तो जहाँ तक रिस्क फैक्टर का बात है, रिस्क फैक्टर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसको चोरी का, रॉबरीज का काफ़ी डर होता है। तभी तो लोग अपनी गोल्ड को बैंक में तिजोरियों के अंदर जमा कर देते हैं, और उस तिजोरियों के ऊपर भी कुछ ना कुछ कर्ज ले लेते हैं। मतलब बड़ा अजीबो चीज़ें हैं। सोचिए, एक ऐसी एसेट्स क्रिएशंस करना
जो एसेट्स क्रिएशन करने के लिए लोग कई बार तो लोन लेते हैं, और वही लोन से आप उस एसेट्स को क्रिएट फिर दोबारा उसको वहाँ पे मूव कर देना, फिर उसके विपरीत लेना। ये सारे सिचुएशंस हैं जो कि एक सबसे अच्छी लिक्विडिटीज़ वाली चीज़ मानी जाती है। यहाँ पे केवल और केवल ये 2 रिस्क फैक्टर हैं जहाँ पे आपकी जो गोल्ड्स हैं उसकी थोड़ा बहुत करके जब यूटिलाइजेशन यूज़ होती है तो उसका कमी दर्ज करती है, तो दूसरी तरफ उसमें क्या होती है, जो उसकी जो उसकी वजह से उसमें चोरी का या गबरेज का या फिर चिंता ही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ होती है, उसमें ये सारी चीज़ें का डर नहीं होता। ये कंप्लीटली द मार्केट रिस्क पे वो डिपेंड करता है, और इसको लिक्विडिटीज़ के टाइम पे जब भी आप चाहे रिडम्पशन कर सकते हो। तो ना, मैं यही थोड़ा-सा अंतर था। आप चाहें तो इसके तरफ, चाहे इसके तरफ। लेकिन ऑन एवरेज यदि देखा जाए, तो ज़्यादातर जो रिटर्न क्रिएट करती है वो गोल्ड ही करके रखी है, जो कि सोचिए गोल्ड पिछले अब 5 सालों में, पिछले 5 सालों की मुझे बात आ रही है कि 2019 के आसपास इसकी गोल्ड की प्राइस करीब 40,000 के आसपास था नियरली। आजकल पिछले 5 सालों में इसकी जो रेट है, वो करीब-करीब डबल के आसपास से ज़्यादा पहुँच गई। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस। यदि वैल्यू एडिशंस मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।